हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के बीच लेकर के क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की लेकर के आप सभी के बीच आ चुके हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो उस चीज के बारे में हमसे लोग देखेंगे। सबसे पहले तो है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। जो पृथ्वी है वो क्या है? ग्रह है। और कैसा ग्रह है? गतिशील है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ देख लीजिए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची ऊपरी परत को पर्वती कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंचा मतलब ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? पर्पटी कहते हैं, जो कि यहाँ पे है देख लीजिए। ये है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिसे पर्पटी कहते हैं। उसके बाद है यह सबसे पतली परत होती है। ये जो पर्पटी वाली सबसे ऊपरी परत है ये सबसे पतली परत होती है। उसके बाद है यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियोल कहते हैं। सियोल में ही आपको समझ में आएगा क्या क्या मिक्स होकर के बना है। जैसे कि देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया सियोल, सी ऑल, सी प्लस एल, तो सी से सिलिका तथा एस एल से एल्यूमिनियम। उसमें अगर पूछ लेता है कि सियोल जो है वो किन किन खनिजों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सी से सिलिका, एल से एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कहा जाता है महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में या फिर सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सी में भी इसे कहा जाता है। उसके बाद है पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। आइए दिखा देती हूँ। जैसे कि देख लीजिए, ये सबसे ऊपरी परत है पर्पटी, उसके बाद मेटल है, उसके बाद सबसे लास्ट का क्या है? क्रोड है। सबसे बाहरी का पर्पटी, बीच का मेंटल, उसके बाद सबसे आंतरिक का क्रोड। उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं और नीफे से ही एक ट्रिक बन निकल करके आती है। जैसे नी है तो निकिल और फे है तो फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय कोड होता है उसका तापमान तथा दाब काफी उच्च होता है। उसके बाद देख लेते हैं शैल एवं खनिज। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो पृथ्वी की पर्पटी है वो कई प्रकार के शैलों से मिलकर के बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप सभी लोग को पता भी होगा, आग्नेय, अवसादी, कायांतरिक। इनके और भी नाम है, इग्नियस, सेडिमेंट्री अवसादी को कहते हैं, कायांतरिक मेटामॉर्फिक को कहते हैं। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, और सेडिमेंट्री जो है लैटिन शब्द सेडिमेंटर्स जिसका अर्थ है स्थिर। उसके बाद मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामोरफोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं। जब पूछे कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं, तो द्रवित जो मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे अग्नेय शैल कहते हैं। उस प्रकार से जो बना होता है, इन्हें प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। अग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैली एवं बाह्यभेदी शैली। उसके बाद देख लेते हैं कि
क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह द्रवित लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को अंतर बाह्यभेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीनों दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट, अगर पूछ ले कि बाह्य भेदी अग्नि शैल का एग्जाम्पल क्या है तो ये बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये अंतर्वेदी आग्नेय शैल के उदाहरण हैं जो ग्रेनाइट है, और जो बेसाल्ट है वो बाह्य के हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि शैल जो है वो लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जो वहां पे टूटे फूटे और शैलें होती हैं वो लुढ़क करके, चटक करके, एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। छोटे छोटे कणों में ये अवसाद का रूप ले लेती हैं। जब ये सारी चीजें टूटती हैं इसी में जानवरों नोरों का जो भी वो रहता है वो सब भी मिक्स हो जाता है। वो धीरे धीरे चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और वो एक अवसाद का रूप ले लेता है। जो कि इसमें पूछा भी जाता है कि क्या इसमें जीवाश्म, जो अवसादी शैलें हैं इसमें जीवाश्म होता है, तो इसमें जीवाश्म होता है। उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं को जीवाश्म भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया। उसके बाद है अग्नि एवं अवसादी शैल के उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अग्नि और अवसादी शैलें हैं उनके उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि इस चित्र से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये अग्नि शैल से आग्नेय शैल जो है इससे हमारा अवसादी बना, अवसादी शैल से हमारा कायांतरिक शैल, फिर उसके बाद मैग्मा से फिर अग्नि, ऐसे ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारी बदलती पृथ्वी का देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडली प्लेट कहते हैं। स्थलमंडली प्लेट कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो प्लेट है उसकी गति जो है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये हम इसमें पानी गर्म कर रहे हैं और ये पानी संवहन विधि के द्वारा गर्म हो रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है, जैसे कि ये जब यहाँ से खौल रहा है तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं इधर बना देती हूँ, ये हो गया ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम आग लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे 2 लकड़ी के टुकड़े रख दिए तो हमारा यहाँ से ऐसे उठेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये जो खाली स्थान होगा ये ऐसे खाली स्थान लेते रहेंगे एक दूसरे का।
तो इधर दिया गया है, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को एग्जाम्पल के तरीके से बताया, जिस तरह से यहाँ पे ये चीजें होती हैं उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि प्लेट की गति, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जिस तरह से यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है उसी तरह प्लेट की जो गति है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल बाह्य की तरफ पृथ्वी के लगते हैं उसे बाह्यजनित बल कहते हैं। तो जैसे इस पानी के बीकर में मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ, इसके यहाँ से जो अंदर की तरफ बल लग रहा है वो है क्या, अंतर्जनित बल, और ये जो बाहर की तरफ से लग रहा है ये है बाह्यजनित बल। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी पे भी अंदर की तरफ से जो लगता है बल उसे अंतर्जनिक या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ से लगता है उसे बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंतर्जनित बल हैं वो आकस्मिक गति, क्योंकि ये अंदर की तरफ से लगते हैं तो ये आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी धीमी गति जैसे भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे कि देख लेते हैं इस चित्र के माध्यम से, जैसे ये है पृथ्वी की गतियां। ठीक, पृथ्वी की ये गतियां हो गई। तो दो तरह से मैंने बताया था, पृथ्वी के अंदर देखो ये आंतरिक और ये बाह्य। तो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसे अंतर्जनित बल, और पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है उसे बाह्यजनित बल कहते हैं। तो ये जो अंतर्जनित बल है ये दो रूपों में विभाजित है। जैसे कि एक आकस्मिक बल कहते हैं और दूसरा पटल विरूपण बल कहते हैं। पटल विरूपण बल या फिर आकस्मिक बल कहते हैं। जैसे कि ये जो है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल में, ये जो पटल विरूपण बल है इसको विनाशकारी बल के नाम से भी जाना जाता है। पटल विरूपण का दूसरा नाम विनाशकारी बल। तो एक है आकस्मिक बल, जैसे कि आंतरिक बल, इसको आकस्मिक या फिर अचानक से, तो इसको भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इन तीनों के माध्यम से ये होता है। और जो पटल विरूपण बल है ये पर्वत निर्माणकारी, और एक आ जाता है महासागरी या फिर महाद्वीपीय पे लगने वाला बल। तो ये अंतर्जनित बल हम सभी लोगों ने देखा। उसके बाद देख लेते हैं बहिर्जनित बल। तो ये जो बहिर्जनित बल है ये अपर्दन या फिर अपक्षय अपर्दन या फिर अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा होता है। जैसे कि कहीं पे चट्टाने या कुछ भी टूट फूट करके जब उसी जगह पे रह जाता है तो उसे अपक्षय कहते हैं, और जब वो किसी नदी, पवन, हवा, वायु के द्वारा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है तो उसे अपर्दन कहते हैं। तो सबसे पहले है नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग। उसके बाद है आ जाता है, देख लेते हैं कि हिमनद, हिमनद। उसके बाद देख लेते हैं कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए अचानक पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। ये जो ज्वालामुखी है इसके अंदर लावा और मैग्मा भरा होता है, और ये जब एक उद्गार के माध्यम से बाहर आता है तो ये जो लावा है ये बह करके और इसके साथ गैस और राख वगैरह जो है को बह करके जब यहाँ पे जम जाता है तो ये पर्वत पठार का निर्माण करने लगता है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो इसका मुख्य द्वार है उसको हम क्रिएटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके लास्ट पे यहाँ पे मेंटल है, उसके बाद यहाँ पे परपटी है, या इसे परपटी या फिर इसे स्थलाकृतियां कह सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि भूपर्वती के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और
उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि आगे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र पे, ये है उद्गम केंद्र और ये है अधिकेंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। यहाँ पे भूकंप आरंभ होता है तो ये उद्गम केंद्र है। उसके बाद देख लीजिए, इसमें 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती है। भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती है। जैसे कि सबसे पहले पी तरंगे अथवा इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। उसके बाद यस तरंग, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यल तरंग अथवा पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जब भूकंप आता है तो हम उसे कैसे महसूस करते हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भूकंप को आप कैसे महसूस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी, ये नहीं कि हम अचानक से बैठे और हमें झटके सा महसूस होगा तो उसे भूकंप कह दिया, ऐसा नहीं। जब हमारी पृथ्वी में एक अलग तरह का कंपन उत्पन्न हो तो वो ये माना जाता है कि भूकंप आया है। तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से पता लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये संकेत देता है कि भूकंप आया है। हम देख सकते हैं कि भूकंप के बचाव की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बस वही चैप्टर मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। जैसे कि भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। यहाँ पे आप सुरक्षित स्थान है, बाकी दूर किन किन चीजों से रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहे। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। इसके बाद हम देख लेते हैं, आप सभी लोगों को बताए थे अपक्षय और अपर्दन। जैसे कि मुख्य स्थलाकृतियां, अक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अक्षय बस ये कहलाता है कि जहाँ पे वो है वहीं पे टूट करके रह जाए, और अपर्दन तब होता है जब वो टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल, वायु किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाए तो उसे अपर्दन कहते हैं या फिर निक्षेपण। उसके बाद देख लेते हैं कि नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खाड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। देख लेते हैं कैसा जलप्रपात बनाती है। ये है जो नदी हमारी गिर रही और एक तरह से जलप्रपात बनाती है। के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। जैसे कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जो नदी है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जैसे कि यहाँ पे ये चित्र में बना हुआ है। इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये विसर्प का आकार ले ली है। उसके बाद है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है।
ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्कृष्ट तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। जैसे कि दिया है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक कि ऐसा होता है कि कभी आप सभी लोगों ने देखा होगा जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां हो या फिर जैसे गंगा जी के तट पे, तो वहां पे बहुत तेजी से बाढ़ वगैरह आता है। तो उसका आने का एक ये कारण हो जाता है कि जो नदियां हैं वो कहीं और से अवसाद, उसके बाद जो भी चीजें कंकड़ मिट्टी वगैरह जो भी चीजें जब बाढ़ आता है तो एक तरह से ऐसा होता है कि ले करके आती हैं और वहां पे बाढ़ आता है तो कुछ वहां के जो भी चीजें होता है वो उसके उसके माध्यम से उसमें बह जाता है और कुछ वहां पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो जो मिट्टी होती है वो नई पुरानी होती रहती है। तो इस तरह से वहां की जो मिट्टियां होती है वो अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। के बाद देख लेते हैं कि हो जाती हैं जिनको वितरता कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरता अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करता है। ये देख लीजिए, ये डेल्टा का इस तरह से निर्माण कर रही हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक यहाँ पे एक मुख्य नदी आती है और ये इस तरह से, जैसे कि आप सभी लोगों ने गांव में देखा होगा कि जब हमारा पानी यहाँ से ऐसे आप पानी गिरा दे या फिर बारिश के मौसम में पानी आए, यहाँ से ये पानी निकलता है तो ये नहीं कि एक ही रास्ते से ये पानी ऐसे चला जाए। ये पानी जब आराम से गिरता है तो ये पानी कई रूपों में ये विभाजित हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो मुख्य नदी है वो जब आती है ये कई तरह से ऐसे ऐसे मार्ग बना लेती है। तो यहाँ पे एक वितरता का रूप बनने लगता है जिनको हम वितरता कहते हैं। यह नदी धीमी हो जाती है। यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण भी करने लगती है। प्रत्येक वितरता अपने मुहाने का निर्माण कर लेती है। जैसे कि यहाँ पे सभी मुहानों के अवसादों को संग्रह में डेल्टा का निर्माण होने लगता है। जो भी मलबा वगैरह नदियाँ लाई रहती है वो यहीं पे वो संग्रहित करने लगते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि पवन, जैसे कि क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा रेगिस्तान के बारे में सुना होगा, तो आइए देख लेते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। जो रेगिस्तान है वहाँ पे जो पवन है वो अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। आप सभी लोग देखते होंगे कि आप सभी लोगों के यहाँ भी आप सभी लोगों को महसूस होता होगा जब गर्मी का समय होता है तो एक तरह से लू या फिर पवन के तरीके से चलता है जो कि कई कई मीलों दूर की चीज़ें वस्तुएं या फिर कुछ भी कोई भी वस्तु हो वो अपने साथ बहा ले आता है, एक जगह से दूसरे जगह ला करके छोड़ देता है। तो ये इसके माध्यम से यही समझाया गया है अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जैसे कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि जब गांव में गर्मी का समय होता है तो एक तरह से हम लोग तो अपने देशी भाषा में लू ही कहते हैं, जबकि वो एक प्रकार का पवन होता है। तो जो भी वो अपने उठा सकता है पॉलीथीन या फिर छोटे मोटे वस्तु ये सब चीज़ें, तो वो अपने द्वारा उठा करके उसमें पवन के लपेटे में ला करके एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है। तो उसी तरह से ये बता रहा है। जिस बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं उनको उठा लाते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि कहाँ पे विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, तो चीन में लोएस पाए जाते हैं। के बाद हम सभी लोग देख लेते हैं वायु से रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वायु है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है।
यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। जो हमारी वायु है ये हमें एक समझ लीजिए सुरक्षा कवच की तरह हमारे आसपास हमें घेरे हुई है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो अगर ये हमारी ये वायुमंडल में जो भी गैसों का मिश्रण है या फिर ये जो परत वगैरह है ये सब नहीं होता तो हमारे जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो सीधे सीधे हमारे फेस पे हमारे बॉडी पे पड़ता, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता। स्किन कैंसर जिससे हो सकता है, मतलब बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। और प्लस रात के समय ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है जिससे हमें सहना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये जो वायुमंडल है ये हमारे जीवन का एक अहम पार्ट है। उसके बाद देख लेते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। जो हम सांस लेने के लिए वायु का उपयोग करते हैं वो वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। जैसे गैस देख लेते हैं कौन कौन सी गैस हमारी वायुमंडल में पाई जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। जो ये हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जिसका 99% इन्हीं दोनों गैसों का योगदान है। कभी कभी पूछ लेता है ये जो 99% है ये किन दो गैसों से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन हमारी 21%, नाइट्रोजन हमारा 78%। 78 और 21 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 99% आ जाएगा। बाकी और अन्य गैसें जो हैं इनका भी याद कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य गैसें 0.4% पाई जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पौधे हैं उनके लिए ये नाइट्रोजन जो गैस है वो एक अहम भूमिका अदा करती है। उसके बाद है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हमारे हरे पौधे हैं पादप वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा मात्रा में वृक्ष मत काटिए, और अगर एक पेड़ आप काट रहे हैं तो 2 पेड़ आप लगाइए, क्योंकि अगर ये जो गैसों की मात्रा है ये डिसबैलेंस हुई तो कहीं ना कहीं से मनुष्य को ही प्रभावित करेंगे। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के चक्कर में, बड़े बड़े बंगले बनाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी करने के चक्कर में, बड़े बड़े बिजनेस करने के चक्कर में सारे पेड़ पौधों की कटाई करता चला जा रहा है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि मनुष्य के जीवन काल में ही कमी हो रही है। पहले क्या था 70-80 साल का इंसान हो जाता था तब वो मरता था। अब का क्या है, अब 30-40 साल में ही देखो कितनी 20 साल ही जाते जाते कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। उसके बाद देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली
गैस के बराबर होती हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यदि बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। तो देख रहे हैं कितने बड़े बड़े क्या बोलते फैक्ट्रियों से, चिमनियों से इस तरह से धुआं प्रदूषित वातावरण हो रहा है, धुआं निकल के प्रदूषित वातावरण हो रहा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। पराली वगैरह जलाते हैं लोग, तो इन सब कारणों की वजह से, जिससे हमारे जो वायुमंडल में गैसें हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वो एक बुरा असर छोड़ते हैं। जैसे कि कुछ कहीं कहीं की खबरें वगैरह हैं जहाँ पे CO2 की कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, और यहाँ पे दिया है, पढ़े एवं मनन करें, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। तो ये बात सही है कि ये गंभीर समस्या है, और जिसके कारण देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा जो एक ओजोन परत है समताप मंडल में पाया जाता है, वहाँ पे भी छिद्र होना स्टार्ट हो गया है। तो एक यही कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे छिद्र भी होने लगा है। अब देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। जैसे कि इसका ट्रिक है, याद कर सकते हैं। ट्रिक, क्षोभा, क्षोभा समय में बाहर आई। इसका है क्षोभा समय में बाहर आई, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्षोभ मंडल। हमारा जो है क्षोभ मंडल है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। जो क्षोभ मंडल है वो इसी में हम लोग मौजूद हैं, और ये कोहरा, मौसम संबंधी घटनाएं, ये सब चीजें इसी मंडल में होती है। अगर पूछ ले कि इस मंडल में क्या बोलते हैं कि वायुयान यानी कि हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाया जाता, तो इसी की वजह से, क्योंकि वर्षा, कोहरा, ये सब घटनाएं अगर होती हैं तो इसकी वजह से जब दिखाई नहीं देगा तो कैसे ही उड़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं जो हमारी समताप मंडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। अभी मैंने बताया आप सभी लोगों को, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और ये क्यों पाई जाती है, देख लेते हैं। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है ये जो ओजोन परत है, जो समताप मंडल में पाई जाती है। अगर ये ना होता तो पता नहीं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। और ये तो जो ओजोन परत है इसमें भी अब छिद्र होने लगा है, जैसे कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया क्यों होने लगा है। यही CO2, जलवाष्प, इन सब की मात्रा बढ़ने की वजह से इसमें छिद्र होने लगा, और कहीं ना कहीं इसका कारण मानव ही है। उसके बाद देख लेते हैं मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मेन यही है कि पूछ लेता उल्कापिंड किस परत में या फिर किस मंडल में आकर के जल जाते हैं, तो मध्य मंडल में। ऐसे भी आप सभी लोग कर सकते हैं, मध्य मंडल जो है वो ठंडा है, तो उल्कापिंड जब जलता हुआ आएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा तो वहां पर के आकर के वो जल जाता है। उसके बाद है वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, अगर आयन मंडल या वायुमंडल पूछे तो इसी को कहिएगा। उसके बाद के लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं बहिर्मंडल।
वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये हमारी परतें हैं, वायुमंडल की परतें। क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल यानी समताप मंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, उसके बाद है मध्य सीमा, वायुमंडल, बहिर्मंडल। इस तरह से हमारे मंडल है, देख लीजिए। बाद हम देख लेते हैं तापमान। तापमान जो है, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो हम महसूस करते हैं उसी को हम तापमान कहते हैं। उसके बाद है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। उसके बाद देख लेते हैं आपतन क्या होता है। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कहते हैं। तापमापी देख लेते हैं। तापमापी जो हो तापमान मापता है। वायुदाब मापी वायुदाब मापता है। उसके बाद है कि आपतन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जो ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो ये दिया है आपतन या फिर सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो हमारा जब ये सूर्य हो गया, जब इसकी सीधी किरणें पड़ेंगी तो भूमध्य रेखा पे ही पड़ेंगी। उसके बाद इसकी तिरछी किरणें जो पड़ेंगी वो ध्रुवों के साइड पड़ेंगी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा तापमान होगा वो ध्रुव यानी भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इसका तापमान घटेगा, क्योंकि हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारी ध्रुवों के साइड तिरछी पड़ती हैं, न कि सीधी पड़ती है। इसके कारण इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। के बाद दिया गया है, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते, रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती हैं। उसके बाद है नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार अंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 अंश सेल्सियस पर जमता है। जो जल है वो 0 अंश सेल्सियस पर जमता है एवं 100 अंश सेल्सियस पर उबलता है। ध्यान रखिएगा कि 0 अंश सेल्सियस पे जल बर्फ बन जाता है यानी जम जाता है, और 100 अंश सेल्सियस पे वो उबलता है। उसके बाद देख लेते हैं वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह पर लग रहा है वायु के द्वारा भार, उसी को हम वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वह दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। जो वायु है वो ध्यान रखिएगा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की साइड गमन करती हैं, न कि निम्न की साइड से उच्च। ध्यान रखिएगा। के बाद देख लेते हैं पवन। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। जैसे ये हमारा है, इस तरह से हमारा लगता है।
वायु दाब, और इसी को हम पवन कहते हैं। जैसे कि आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। तो यही इसी प्रकार का हमारा पवन होता है। देख लेते। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेते हैं हमारी दाब और पवन। ये देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे। उसके बाद है हमारी कर्क रेखा। उसके बाद साउथ में हमारी मकर रेखा। और देखिए, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बताया इनकी दिशा विपरीत होती है, न कि इस तरह से लगती हैं। तो ये इधर की साइड लगा रही हैं। उसके बाद जो उस दाब हार्स अक्षांश है, ये इधर की साइड लगा रहे, और जो दाब ध्रुवों के साइड के वो इधर की साइड लगा रही हैं। तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ लगा रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जैसे ये हमारा उच्च दाब है, उच्च दाब से हमारे इधर निम्न दाब है, तो हमारे निम्न दाब की तरफ लग रही है। हमारा इधर उच्च दाब है, इधर यहाँ पे जो भूमध्य रेखा यहाँ पे निम्न दाब है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पवन देख लेते। 3 प्रकार की पवनें होती है, अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। अस्थायी पवनें देख लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें हैं, इधर की पूर्वी इधर पश्चिमी अस्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उसके बाद है मौसमी पवनें। जैसे कि ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। उसके बाद स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं? जो हम लोग आम भाषा में लू बोलते हैं। हमारे गांव वगैरह से जो बिलोंग कर रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। गर्मियों के समय में या अप्रैल मई के समय में चलती हैं, लास्ट मार्च से लेकर के। उसके बाद हम आर्द्रता देख लेते हैं। जैसे कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जो जल है पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से जब वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प का रूप धारण कर लेता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संग्रहित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, वर्षा के रूप में ये नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। इनके इंजनों से निकली नमी संग्रहित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघननित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी पर जल के रूप में वर्षण गिरता है उसे वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे हैं वो वर्षा कराने में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देख लीजिए,
संवहनी वर्षा इस प्रकार की होती जब यहाँ से वाष्प होकर के उड़ता है तो ये संवहनी वर्षा कराता है। उसके बाद ये इस प्रकार से जो है वो पर्वतीय वर्षा है। उसके बाद ये चक्रवाती वर्षा है। आप सभी लोगों ने खुद ही महसूस किया होगा जब वर्षा होती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है। इधर से ये ठंडी वायु, इधर से गर्म वायु मिल करके जब वर्षा कराती है तो वो चक्रवाती वर्षा होती है। और इधर से जब सूखा यानी आर्द्र वायु चलती है तो ये पर्वतीय वर्षा होता है। जब गर्म वायु ऊपर की तरफ उड़ती है तो ये संवहनी वर्षा होती है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।